नमस्कार, मैं हूं जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानने की केंद्र के आदेश पर लगाई रोक। मनपा चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी अभिषेक घोसालकर ने समर्थकों के साथ भरा नामांकन, विकास को बताया प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगिता बयाने ने जताई संतुष्टि, कहा यह अंतरिम नहीं बल्कि बड़ी राहत है। बोली लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्नाव रेपकांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता का बड़ा बयान, कहा मुझे न्याय की उम्मीद है, दोषी को फांसी मिलनी चाहिए। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वकील हेमंत मौर्य बोले पीड़िता को राहत मिली है, लेकिन ये जीत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंज की 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने के केंद्र के आदेश पर स्टे लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले पर खुद संज्ञान लिया था और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में गलत जानकारियां फैल रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कई टेक्निकल पहलुओं को स्पष्ट करने की जरूरत है और अरावली हिल्स और रेंज की संरचनात्मक साथ ही पर्यावरणीय अखंडता की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशों और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नतीजों को तब तक रोकने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र और 4 अरावली राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला इन 4 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा सबसे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी अपने फैसले को भी रोक दिया है, जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा न मानने की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा के लागू होने पर अरावली क्षेत्र में रेगुलेटेड माइनिंग गतिविधियों के लिए रास्ता खुलने की आशंका थी। कोर्ट ने कहा कि समिति की जांच से सुनिश्चित किया जाएगा कि वन्यजीव और पेड़ पौधों की सुरक्षा बनी रहे और पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित न हो। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं खबर मुंबई से। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2025 के तहत वार्ड क्रमांक 2 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तेजस्वी अभिषेक घोसालकर ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद तेजस्वी घोसालकर ने कहा कि वो वार्ड के समग्र विकास, नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान को अपनी प्राथमिकता देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि क्षेत्र की जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी मुंबई के हर वार्ड में विकास के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। आगे ये भी कहा गया कि वार्ड क्रमांक 2 में स्वच्छता, सड़क निर्माण, जलापूर्ति और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है उसका खास ध्यान रखा जाएगा। बीएमसी चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 2 में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और आने वाले दिनों में अन्य उम्मीदवारों के भी नामांकन दाखिल करने की संभावना जताई जा रही है। और ये खबर राजधानी दिल्ली से। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं, ये बड़ा बयान सामने आया है योगिता बयाना का। उन्होंने कहा कि ये बड़ी राहत है, अंतरिम राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग से अर्जी दाखिल करने की बात कही है। हम आगे भी लड़ाई जो है जारी रहेंगे, आप रखेंगे। आगे की जानकारी जो है क्या कुछ वो कहती हुई नजर आई, आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्या डिसाइड होगा देन विल गेट टू नो, बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। आप लगातार उनके साथ थी, हमने देखा आप इंडिया गेट पे थी, जंतर मंतर पे थी और आज भी आप उनके साथ हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है मैम। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होना था, मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है। तो वो होना ही था, मतलब वी वर रेडी फॉर इट। एंड बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीजीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए।
उन्हें रिहा ना किया जाए। वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी और चाहिए। साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही, तो आई थिंक बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और So is it also a big win that Supreme Court has allowed the victim to intervene with a petition now? यस ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही हैं ये सीबीआई के साथ, तो आई थिंक वो भी एक अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे से अब आप रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे मैम? विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। आई थिंक अपने पिटीशन में हम किन बातों को हाईलाइट करेंगे? पिटीशन अभी हम अधिवक्ताओं से बात करेंगे तभी हम बता पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। उन्नाव रेप कांड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले में पीड़िता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है, मैं चाहती हूं कि उसे फांसी हो और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। फैसले में बहुत खुश हूँ। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे न्याय मिला है, न्याय मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलता रहेगा। इस कोर्ट से बहुत फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी। मैं उसको फांसी पहचान नहीं पाया, इसलिए वो अटैक नहीं कर पाया। हमें मारने आया था, वो वहाँ से भेजा गया था। कुलदीप सेंगर दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने के बाद मामले को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता दीपक कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील हेमंत मौर्य से बात की, जिन्होंने कहा कि जो राहत पीड़िता को मिली है ये अभी के लिए राहत है, मगर ये जीत नहीं है। रेप केस पे सुप्रीम कोर्ट में आज बहस थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, जिसपे जमानत पर कुलदीप सेंगर पे स्टे लगा दिया गया। हमारे साथ एडवोकेट हेमंत मौर्य जी हैं। एक बड़ी जीत देखते हैं, किस तरीके से पहला आदेश है, बहुत बड़ी राहत है। राहत बोल सकते हैं, जीत नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये हार और जीत की बात हो सकती है आम लोगों के लिए, एक लेमैन के लिए, लेकिन एज ए लॉमैन और पीड़िता के परिवार का बहुत करीबी मैं उसका और अन्य मामलों को भी मैं देख रहा हूं, और खुद पीड़िता के लिए भी ये हार जीत की बात नहीं है, उसके सर्वाइविंग के बात है, उसके जिंदा रहने का ये सवाल है। और अभी जो रिलीफ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो रिलीफ वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट से अपराधी को मिला था, उस पर स्टे लगाया गया और 4 वीक का समय दिया गया डिफेंस काउंसिल को कि अपना वो काउंटर एफिडेविट फाइल करें। जब वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे उसके आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, तब जाके इसमें फाइनल जजमेंट आएगा। लेकिन अभी के लिए एक आंतरिक रिलीफ है जो संतुष्टजनक है। लेकिन दूसरी तरफ से भी क्योंकि बातें रखी गई, सीबीआई ने भी अपनी बातें रखी, क्या सीबीआई जो है पूरी तरीके से जो दलीलें थी वो जो विक्टिम उसके फेवर में रही इस बार? इस स्टेज पे जो दलीलें थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी, है ना, क्योंकि स्टे लगाना बहुत ज़रूरी था। और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर डायरेक्शन दे दिया कि भाई किसी भी मामले में इनको अभी बाहर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि ऑनरेबल जो लर्नेड सीरियन काउंसिल थे उनका ये भी पक्ष था कि केवल एक रेप का मामला नहीं है, और रेप करने के बाद से उनके फादर को अपराधी ने मरवाया भी, उस मर्डर केस में भी ये अभी तक अंदर है, तो स्टेटस मेंटेन रखी जाए। ये भी एक पॉइंट था कि स्टेटस मेंटेन रखी जाए और उनको अभी बाहर न छोड़ा जाए, क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला पूरे देश के लिए ये सेंसेशन का विषय है। लेकिन क्योंकि जैसे अभी बहस चल रही थी तो वीआईपी प्रोफाइल का भी जिक्र हुआ था कुलदीप सेंगर को लेकर, क्या ये जो प्रोफाइल है इसको भी चिन्हित किया गया है? देखिए, वीआईपी प्रोफाइल और नॉन वीआईपी, अंडर द लॉ देयर इज नो वीआईपी। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज सेम, ट्रीटेड एज ए सेम अंडर द लॉ। सो वीआईपी वाला कोई पॉइंट अंदर तो डिस्कशन में नहीं आया, और ये बेसिकली रिलीफ जो है हम सबों के लिए एक पॉजिटिव साइन है, साइन ऑफ होप है, पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए, पूरे देश की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। आगे अब इस केस में आगे क्या रहने वाला है, थोड़ा सा इसमें जो ये जो 4 वीक के बाद काउंटर एफिडेविट फाइल होगा उसके बाद बोलेंगे। आपका जो मेन भी कंसर्न था ये उसके पब्लिक सर्वेंट को लेके था,
जो पूरे देश के लिए एक सोचने की और चिंता का विषय था कि भाई पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन में एमपी एमएलए और ये जो राजनेता हैं उसका तो लूपहोल्स उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई लकीर की फकीर होने की जरूरत नहीं है, इसको ब्रॉडर सेंस पे देखने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि लॉ में चेंजेज हो, पब्लिक सर्वेंट के डिफिनीशन को बदला जाए और ऐसे नए लॉ आए जिससे जो आम बेटियां हैं, जो पीड़िता हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव लोग हैं और पॉलिटिकल पावर होल्ड करने वाले जो अपराधी हैं, उन पे शिकंजा कसा जाए। खासतौर पे क्योंकि जब ये इतना बड़ा फैसला जब आता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि और भी ऐसे केसेस है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड की बात करें, कितना बड़ा रिलीफ जो है खासकर उन बच्चियों के लिए भी है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से इस आस में रहते हैं कि उनको न्याय मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये जो परिवार है ये भी कहीं टूट गया होता, लेकिन मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ ये कोई आम परिवार नहीं है। ये अंदर से इनकी विल पावर इतनी मजबूत है कि एज ए एडवोकेट भी मैं जब इनकी काउंसलिंग करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो मैं सोच के इंसान मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा विल पावर है, कि इतना लड़ने की क्षमता हो। इतने कड़ाके की ठंड में अगर वो हुआ तो भाई प्रोटेस्ट पे बैठ रही है लड़की, उसके साथ कितना ज्यादती हुआ है, कितना अपराध हुआ है, कि उसके लिए ये जीने और मरने का सवाल है। और ये लड़की अपने आप में पूरे देश की लड़कियों के लिए, पूरे देश की बेटियों के लिए मिसाल है। और ये हो सकता है ये जजमेंट भी जो आएगा वो सबके लिए होगा और पूरे देश की पीड़िता का इससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पीड़िता से भी जिस तरह से बयान दिया, अभी भी उनको धमकियां दी जा रही है, सुरक्षा का एक बड़ा जो है मुद्दा अभी भी बन रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर खासतौर पर चिंतित दिखाई दे रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर भी कोई बात? ये पर्टिकुलर विषय में हाईकोर्ट के जजमेंट में ही सुरक्षा को पूरा ध्यान रखा गया है। उसमें पारा आप पढ़िएगा तो उसमें पूरी तरह से परिवार की सुरक्षा के गाइडलाइंस तय किए गए हैं। लेकिन जो थ्रेट का बात कर रहे हैं आप, जो थ्रेट का बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस थ्रेट अभी भी बना पड़ा है। आप देखिए, ये एक लेमैन के तरफ पे भाई कोई भी बच्चा भी कोई समझ जाएगा। आप बोल दिए कि भाई अपराधी को इसके 5 इस दायरे में नहीं आना है, अपराधी तो खुद आता नहीं है, वो तो अब एसोसिएट्स के सब काम करवाता है ना। तो अभी भी कल का जो जंतर मंतर में प्रदर्शन था, इसके मदर के ऊपर हमला हुआ गुंडों के द्वारा, ये मीडिया में चल रहा है। कई मीडिया इसको दिखा रही है, कई मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि उसके ऊपर थ्रेट है। आज उसके परिवार के सदस्य का मुझे कॉल आया, चाचा का जो माइनर बेटा है उसको स्कूल से निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला बहुत संगीन हो गया है और हमें अपनी थ्रेट की ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। उसके लिए भी हम लोग सेपरेट कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये परिवार अभी भी किस डर में है, किस डर के माहौल में है। और अपराधी अगर बाहर आता है तुरंत उसके एसोसिएट्स एक्टिव होंगे, उसके गिरोह एक्टिव होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा कि भाई मेरे आका इतने बड़े अपराध करके सुरक्षित हो सकते हैं, तो फिर किसी को मारना ये तो उनके लिए आम बात हो जाएगा। और ये पीड़िता के लिए ही नहीं, इनके लिए बहुत खतरे का विषय है। इससे पहले जो एडवोकेट थे उनके साथ क्या हुआ पूरा देश जान रहा है। तो मुझे तो सरकार से गुहार है कि उनके अधिवक्ता को भी पूरी सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्नाव रेप केस में लगातार एक से एक बढ़कर जो नए खुलासे निकल के सामने आए हैं, पीड़िता ने अपनी बात लगातार रखी है। पीड़िता लगातार ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जो है उनके परिवार को, उनको जान का खतरा है। लेकिन दूसरी ओर क्योंकि एडवोकेट्स भी ये कह रहे हैं कि ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन ये पूरी राहत नहीं है, इसमें अभी और भी चीज़ें बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें जब रखी जाएंगी और उन दलीलों के आधार पर इस पूरे केस को जो है वो देखा जाएगा। लेकिन खास तौर पर अगर एडवोकेट्स की बात करें या पीड़िता की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक बड़ी आस है और हम ये चाहते हैं कि कुलदीप सेंगर को जो है वो फांसी की सजा हो। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को मान्यता देने के अपने पहले फैसले को स्थगित कर दिया है। जी हां, इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उन पर और अशोक गहलोत पर आरोप लगा रहे थे कि वो अरावली को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात समेत पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने में लगे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का उद्देश्य अरावली को बचाने का नहीं बल्कि इसे बेचना था। जयराम रमेश ने कहा कि वर्तमान में हम जितने प्रदूषण में जी रहे हैं उससे और ज्यादा प्रदूषण पैदा करने की योजना थी, जिस कारण उन्होंने ये मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर और विचार और अध्ययन करने का निर्देश दिया है।
जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव से इस्तीफा देने की मांग की क्योंकि उन पर लगाए गए गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अरावली में हरियाली लौटाना है, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने आज क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक परिभाषा हम बदलेंगे नहीं, इस पर और विश्लेषण होगा, अध्ययन होगा, इस पर विचार होगा, और हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो आरोप गलत था, और खुद ये भूपेंद्र यादव जी और राजस्थान सरकार लगे हुए हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमा, उसको बदलने में लगे हुए हैं, अरावली को बेचने में लगे हुए हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 66 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इस सूची में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के परिवार के 2 नाम शामिल होने से सियासी चर्चा तेज हो गई है। राहुल नार्वेकर के भाई और उनकी पत्नी दोनों ही इस बार बीएमसी चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके के वार्ड नंबर 226 से बीजेपी ने मकरंद नार्वेकर को टिकट दिया है, जो राहुल नार्वेकर के भाई हैं। वहीं वार्ड नंबर 227 से हर्षिता नार्वेकर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जो राहुल नार्वेकर की भाभी है। बीजेपी की पहली सूची में एक ही परिवार के 2 सदस्यों को टिकट मिलने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में मतदाता इस फैसले को किस तरह देखते हैं। आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए जाने वाले केंद्रीय बजट से पहले ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय जटिल वैश्विक परिस्थितियों से गुजर रही है। बजट 2026-27 ऐसे दौर में आ रहा है जब वैश्विक भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय शिपमेंट पर लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर चिंता बढ़ी है, जिससे कपड़ा, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर दबाव पड़ सकता है। प्रधानमंत्री की इस बैठक में इस बात पर मंथन होने की संभावना है कि बजट के जरिए घरेलू उद्योगों को इन बाहरी झटकों से कैसे निजात दिलाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत अभियान को कैसे और मजबूती दी जा सके। ये बैठक केवल सुझावों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आगामी बजट के लिए सरकार की आर्थिक सोच और नीति की दिशा को भी प्रतिबिंबित करेगी। भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच विशेषज्ञों की राय से यह तय किया जाएगा कि भारत अपनी आंतरिक विकास क्षमता को कैसे सुदृढ़ बनाए रखे। वित्त मंत्रालय अब इन सुझावों को बजट के अंतिम मसौदे में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की दिशा और दशा साफ हो जाएगी। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल हुई। सोनारी हवाई अड्डे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति करंडी स्थित दिसोम जाहिर थान पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही महामहिम राष्ट्रपति का मौजूदा लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार स्वागत किया, जिसे उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। अपने संबोधन की शुरुआत राष्ट्रपति ने एक संथाली गीत से की, जिससे पूरा माहौल भावुक और उत्साहपूर्ण हो गया। इसके बाद उन्होंने ओल्ड चिकी लिपि के इतिहास, इसके महत्व और संथाली भाषा संस्कृति के संरक्षण में इसकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने नगांव जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान बटाद्रवा का उद्घाटन किया, जिसे 227 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद पवित्र मार्गेरिटा और राज्य के संस्कृति मंत्री बिमल बोरा उपस्थित रहे। अमित शाह को रविवार रात अहमदाबाद से गुवाहाटी पहुंचना था, मगर घने कोहरे के कारण उनकी उड़ान रद्द होने से दौरा एक दिन के लिए टाल दिया गया था। बटाद्रवा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकर देव ने एक भारत का संदेश दिया था, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि खाली कराई गई है। उन्होंने कहा, न केवल असम बल्कि पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उग्रवादी संगठनों के साथ किए गए शांति समझौतों की 92% शर्तें पूरी की जा चुकी है। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।